हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और आज से ठीक 15 दिन बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो साथियों, इन्हीं 15 दिनों में हमें पूरा जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के सवालों को कंप्लीट करना है, सिलेबस को भी पूरा रिवीजन करना है। तो साथियों, जिस तरह से एमटीएस हवलदार के शिफ्टों में बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं और जिस टाइप के सवाल हमेशा देखने को मिलता है, तो उसी सवालों को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत छोटा क्लास रहेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट का ये क्लास रहेगा और ये पूरे 25 क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो छपेंगे। इन्हीं 25 क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल पूछे आएंगे। तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग जीके क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपका रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार के पेपर में जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट से लेकर इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 90 मिनट का आपका पेपर होता है और एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलता है और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर माइनस मार्किंग होता है। तो इस तरह से एमटीएस हवलदार का पेपर होता है। तो साथियों, जो हमेशा एमटीएस हवलदार के शिफ्टों में अभी तक सवाल पूछे गए हैं, तो उसी सवालों को देखते हुए ये पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। तो इसलिए आप अपने पेपर में बैठने से पहले इस क्लास को आप पूरा देखिए, 1 से लेकर लास्ट 25 क्वेश्चन तक आप जाइए और यहां से अपनी तैयारी को परखिए कि आप सभी के इस तरह के क्वेश्चनों की तैयारी है कि नहीं, क्योंकि 15 दिन बाद आपका पेपर शुरू होने वाला है। क्योंकि भाई देखिए, 15 दिनों में हमें तो पूरा जितना भी एसएससी के एग्जाम कंप्लीट हुए सारे वहां से जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का सवाल देखना है, क्योंकि वहीं से सवाल आपके पेपर में उठ के आने वाले हैं। इसलिए ये क्लास आप पूरा बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा क्लास रहेगा, तो इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए डेली क्लास एक सुबह 8 बजे हो रही है और एक शाम 7 बजे हो रही है। और शाम की 7 बजे वाली क्लास तो आप बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि 75 नंबर की क्लास डेली आ रही है शाम को 7 बजे, आपको मिस नहीं करना है। नोटिफिकेशन को आप ऑन किए रहेंगे तो क्लास अपलोड होगी, तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगी। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो हम पहले शुरुआत करेंगे करंट अफेयर से। आईफा यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। आईफा जो हुआ था 2025, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जयपुर राजस्थान में किया गया था। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है, बताइए। किस बांध को पंपा सागर भी कहते हैं? तो तुंगभद्रा को पंपा सागर भी कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? विधिक क्षमता नहीं आता है, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा ये भी नहीं आता है, शिक्षा का जो अधिकार है ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने किसके शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था, बताइए। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने किसके शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था? तो चोल के शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन तबला के प्रतिपादक है, बताइए। तबला के प्रतिपादक इनमें से कौन से हैं? जैसे विलायत खान, ये सितार से संबंधित है। यहां से कम 2 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अली अकबर खान, ये तो सरोद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपका बिस्मिल्लाह खान है, ये किससे संबंधित है? तो ये शहनाई में काफी प्रख्यात है भाई। बच्चे कौन? एक तबला के यानी अल्लाह रखा खान हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में आपका मेन सब्जेक्ट है, जिससे आपका रिजल्ट बनने वाला है, जिससे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके, जीएस और करंट अफेयर का आपको पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे
और इंग्लिश का आपका पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये 1000 क्वेश्चन मात्र आपको 50 रुपीज़ का मिलेगा। यदि आपने ये पूरा टोटल 1000 क्वेश्चन अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लिया तो समझिए आपकी तैयारी लगभग पूरी हो जाएगी। प्लस आपको इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि आपके एमटीएस हवलदार के शिफ्ट में किस तरह के सवाल पूछे आएंगे। सेम जिस तरह से एमटीएस हवलदार के पेपर में सवाल पूछे गए हैं उसको देखते हुए प्लस एसएससी के नए पैटर्न को देखते हुए ये टेस्ट आपके लिए बनाया गया है। ये पूरे 20 टेस्ट आपको जीके जिस करंट अफेयर का लगाना है, जिसमें से आपको टोटल 500 क्वेश्चन मिलेंगे। और इंग्लिश का भी पूरे 20 टेस्ट आपको लगाना है, इसमें भी आपको पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को लगाइए। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगा लेना है। टीम को हमने कह दिया है जैसे कोई मैसेज करेगा उसको तुरंत ये पीडीएफ के रूप में उसे ये टेस्ट प्रोवाइड करिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए भाई आपको ये टेस्ट लगाना चाहिए। पूरा 1000 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, हल करिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानवाधिकार को स्वीकृत किया गया था? तो साथियों किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानवाधिकार को स्वीकृत किया गया था? तो 2010 में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिमेलन किस वर्ष में किया गया था? बताइए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का जो अधिमेलन हुआ था किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1856 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष राशि रुपीज में कितनी होनी चाहिए? बताइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष राशि कितनी होनी चाहिए? तो रुपीज 0 रुपया होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। ऊनकोटी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, ऊनकोटी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो साथियों सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक किस कवि को सम्मानित किया गया था? बताइए, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस कवि को सम्मानित किया गया था? बताइए, तो मलयालम कवि को सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? बताइए, तो वॉरेन हेस्टिंग था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को, तो यहाँ साथी कुछ हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। जिस टाइप के सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम के एक शिफ्ट में कम से कम 3 सवाल आपके पेपर में पूछे आएंगे। यानी कर्स का विलोम शब्द पूछा। कर्स मतलब आप जानते हैं क्या होता है? बताइए, तो आपका कर्स मतलब होता है श्राप देना। जो श्राप दे देते हैं ना भाई, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कर्स बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द बताइए, यानी उल्टा बताइए। क्रिटिसाइज होगा। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? निंदा करना होता है। क्रिटिसाइज मतलब होता है निंदा करना। एब्यूज मतलब क्या होता है? गाली देना होता है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। उसके बाद कमेंट मतलब जानते हैं टिप्पणी करना होता है। जैसे कर्स मतलब श्राप देना, तो इसका उल्टा जस्ट क्या होगा? प्रेस हो, यानी प्रशंसा करना हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। सी ऑलवेज वियर ड्रेसेस ऑफ फैशन। बताइए, यानी वो जो है ना वो हमेशा लेटेस्ट ड्रेस को पहनती है। यानी सी ऑलवेज वियर्स ड्रेसेस ऑफ लेट, देर से पहनती है नहीं। द लेटर नहीं भाई, यानी सी ऑलवेज वियर ड्रेसेस ऑफ लेटेस्ट, द लेटेस्ट फैशन के, वो हमेशा जो ड्रेस पहनती है लेटेस्ट फैशन के पहनती है।
तो यहाँ से इस सवाल का तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेटेस्ट, ये जैसे ALATEST है, सी ऑप्शन लेटेस्ट सही है, लेकिन द की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे द आपका ठीक रहेगा भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीसिपेट का पर्यायवाची शब्द बताइए। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, जैसे एंटीसिपेट मतलब कि पूर्वानुमान लगाना या एक्सपेक्ट करना। जैसे हम लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, प्रेडिक्ट। हम लोग पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो हम क्या करते हैं भाई, पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी पहले अनुमान लगा लेते हैं, यानी प्रेडिक्ट कर लेते हैं एक प्रकार का। तो एंटीसिपेट का सिनोनिम्स क्या होगा, प्रेडिक्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है भाई, आरोप लगाना। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना होता है। डाउट मतलब क्या होता है, संदेह करना होता है। डाउट मतलब क्या होता है, संदेह करना होता है, ये होगा नहीं। उसके बाद आपका काउंसिल क्या मतलब क्या होता है, छिपाना। काउंसिल मतलब क्या होता है, छिपाना, ठीक है। तो इस सवाल का एंटीसिपेट का सिनोनिम्स प्रेडिक्ट बिल्कुल ऑप्शन है, सही है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी मुहावरा आप सभी को बताना है। क्रोकोडाइल टीयर्स का बताइए, क्रोकोडाइल टीयर्स का मुहावरा बताइए क्या बनेगा। बहुत अच्छा ये सवाल है, 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में आपको मुहावरा और फ्रेज का देखने को मिलेगा। जैसे कि क्रोकोडाइल टीयर मतलब जैसे कहता है झूठे आंसू, अर्थात कोई दुख का दिखावा करता है जो असली होता नहीं है भाई। जो दुख का दिखावा करता है लेकिन वो असली का नहीं करता, यानी वो झूठा आंसू निकाल रहा है, यानी मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है, ये सभी कहते हैं ना, उसे क्या बोलेंगे, एन इनसिंसियर्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ बोलेंगे। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके यदि हम बात करेंगे एन इरेवोकेबल स्टेप का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अपरिवर्तनीय कदम। जो कोई अपरिवर्तनीय कदम ले लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन इरेवोकेबल स्टेप। टू नॉट बिहेव इन द फेयर वे, इसका मतलब कि अनुचित व्यवहार, जो अनुचित व्यवहार नहीं करता उससे बोलते हैं टू नॉट बिहेव इन अ फेयर वे। टू प्लीज एवरीवन मतलब कि सबको खुश रखना भाई। लेकिन इस सवाल का परफेक्ट जो आंसर बनेगा डी ऑप्शन, दुख का एक कपटी प्रदर्शन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द मैजिशियन परफॉर्म ए मैग्निफिसेंट, तो बताइए मैग्निफिसेंट का राइट स्पेलिंग क्या होता है, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। मैग्निफिसेंट का राइट स्पेलिंग पूछा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखिए 2 सवाल इडियम का। अ ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब जैसे अ ब्लू आइड बॉय मतलब एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि जो सबसे अच्छा मतलब कि जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, अर्थात प्रिय व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, अ ब्लू आई बॉय। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को बहुत पसंद करते हैं, यानी वो उनका आँख का तारा होता है, कहते हैं ना, तो उसको लिए क्या बनेगा परफेक्ट, तो वन हु इज फेवरेट, ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। द डिस्कशन लेड बाय द साइंटिस्ट वाज वेरी, द डिस्कशन लेड बाय द साइंटिस्ट वाज वेरी मतलब बताइए क्या होगा इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कशन एक क्या है भाई, एक काउंटेबल नाउन होता है, पहले ये जानिए आप लोग, ये जो डिस्कशन है ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन में तो यहाँ पे यदि काउंटेबल नाउन आ गया तो यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए भाई, बेसिक है। यानी द डिस्कशन लेड बाय द साइंटिस्ट वाज, यानी वैज्ञानिक द्वारा की गई जो आपकी बहुत थी, क्या थी भाई, द डिस्कशन लेड बाय द, यानी वैज्ञानिक द्वारा की गई चर्चा बहुत ही क्या थी भाई, इंफॉर्मेटिव थी, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव थी। यानी जो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक द्वारा की गई थी चर्चा आपस में बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। तो यहाँ से ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। मोर इंफॉर्मेटिव नहीं होगा भाई, ना तो इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, केवल इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिए। देखिए
एक दुकानदार 6 शर्ट खरीदने पर 4 शर्ट मुफ्त देता है। ग्राहकों को दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी एक दुकानदार है, 6 शर्ट खरीदने पर वो 4 शर्ट बिल्कुल फ्री दे रहा है, मुफ्त दे रहा है। तो ग्राहकों को दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी टोटल शर्ट कितना हो जाएगा, 6 पहले खरीदे, 4 उसने मुफ्त दिया, यानी टोटल 10 शर्ट हो गया भाई। टोटल 10 शर्ट हो गया भाई हमारे पास। तो 4 तो हमें भाई फ्री में दे रहा है, 4/10 गुणे 100, अब कैंसिल आ जाएगा। यानी 10 दाम में 100, 10 चौका 40, यानी ग्राहक को दी गई छूट कितने मिलेगा, 40% की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत ज्ञात करिए। बताइए 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत कितना होगा। यदि इस तरह के सवाल है तो फॉर्मूला आप तुरंत अप्लाई करिए। क्या होता है फॉर्मूला, n ब्रैकेट में n + 1/2। यहां पे n किसको लगेंगे, पहले 5 को लिख देंगे भाई, 5 ब्रैकेट में n + 1 यानी 15 + 1 यानी यहां से 16 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 8 × 5 = 40, यानी 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत 40 होगा, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बिना हल के आंसर निकलेगा। अब बहुत लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा, सर कैसे आपने रख दिया। देखिए जैसे फॉर्मूला हमने क्या बताया, n ब्रैकेट में n + 1/2, n की जगह पहला 5 रखिए, ब्रैकेट में n, फिर उसके बाद 15 गुर्जों का औसत, यानी इसमें ब्रैकेट में 15 रखिए, +1/2। देखिए 5 ये गुणा का साइन है भाई, 15 1 आपका कितना होता है, 16/2, 2 1 कम 2, 2 × 8 = 16, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक, यानी 5 के पहले 15 गुर्जों का औसत कितना होगा, 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या निकलेगा। देखिए उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय संख्या संबंधित है। 18 16 34, 21 43 64। पहले आपको ये दोनों बॉक्स का रिलेशन चेक करना है, उसी प्रकार आपको सेम ऑप्शन भी रिलेशन चेक करना पड़ेगा। देखिए 18 है, ये 16 है, ये 34 है। पहले तो आपको काम करना है कि इनको छोटे से बड़े के रूप में लिख लेना है, 16 18 34। ठीक, अब इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है। अब आपको यही सी आंसर लाना होता है, ए और बी का सहारा लेकर, ए और बी का मदद लेकर आपको यही बड़ा वाला सी आंसर लाना होता है। ठीक है, तो इसमें 4 कामों को करना है। एक तो प्लस करना, पहले प्लस का लॉजिक लगा लेना है, उसके बाद माइनस का लॉजिक लगाना है, उसके बाद गुणा का लगाना है, उसके बाद भाग का लॉजिक लगाना है। ये 4 काम आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस का लॉजिक लगा कर चेक करेंगे कि देखेंगे क्या 16 18 से हम लोग प्लस करके 34 आ रहा है। देखिए 16 18 को हम लोग जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। यानी इसमें आंसर कैसे मिल रहा है, ए प्लस बी किया तो हमारा सी आंसर मिल गया। यही फॉर्मेट है ना भाई, ए को हमने 16 माना था, बी को 18, सी इसको माना, तो यही हमें सी आंसर लाना था। तो ए बी को जोड़ा तो हमें सी मिल गया, यानी ए प्लस बी करने से सी मिल गया। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 21 43 64। देखिए 21 43 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई, 64 ही आएगा। यानी इसमें वही सेम लॉजिक है, ए प्लस बी करने पर सी आंसर मिला है। अब सेम पैटर्न पे ऑप्शन भी चेक करेंगे हम लोग। देखिए 22 41 जोड़ेंगे तो 63 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 73 दिया, पहला ऑप्शन ये रॉन्ग है। 12 23 कितना होता, 35 होता, लेकिन यहाँ पे देखिए 76, ये भी नहीं है। 10 39 कितना होता, 49, लेकिन यहाँ पे 53। देखिए 32 10 42, पहले 10 फिर उसका 32 फिर उसका 42। 10 और 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 10 और 32 को जोड़ेंगे तो 42 आएगा। देखिए ए प्लस बी करने से हमें सी मिल गया भाई, जो कि डी ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन सभी को समझ में आया, इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में एग्जिट को 1937 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 0 को 68 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा। इस बार सिंगल ई का कोड पूछा है। जब सिंगल ई पूछेगा तो पहले हम कॉमन चेक करेंगे दोनों में क्या ई है कि नहीं। देखिए एग्जिट में ई है और 0 में भी ई है, यानी कि जिस तरह के ई कोड दोनों में कॉमन मिला है तो इसी प्रकार इनके कोड में कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए 9। देखिए इसमें भी 9 है, पहले वाले कोड में भी और दूसरे वाले में भी कोड 9 है, यानी ई का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जिस तरह से ई दोनों में कॉमन मिला था तो उसी प्रकार 9 भी दोनों में कॉमन मिला है। जब सिंगल आएगा तो भाई अक्षर पूछेगा तो आपको यही काम करना है। यदि भाई
आपको एक में मान के चलिए ई रहता है, एक में नहीं रहता, तो आप इनको एलिमिनेट करते हैं। हमने आपको हर एक क्लास में ये सॉल्व कराया है, नंबर को आप एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो ई कॉमन मिला है, ई कॉमन मिला है, तो इसी प्रकार 9 भी कॉमन मिला है, तो यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हल करेंगे आज के इस क्लास का, जो बेस्ट 25 क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में पूछाते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि भाग और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो ये समीकरण आपका दिया है, जैसे भाग और प्लस को आपस में बदलना है, माइनस गुणा को आपस में बदलना है, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण को पहले हम बना लेते हैं। 13 माइनस है तो माइनस को गुणा में बदलना है, तो माइनस को हम गुणा में बदल देंगे। 3 भाग है तो भाग को प्लस में बदलना है। 4 फिर देखिए माइनस 9 है, 9 को गुणा में बदलना है तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद देखिए भाग है तो भाग को प्लस में बदल देंगे। 10 के बाद देखिए फिर माइनस है, माइनस को गुणा में बदलेंगे, ठीक। 3 के बाद देखिए गुणा है, गुणा को किस में बदलना है, गुणा को माइनस बदलना है, ठीक। गुणा को माइनस बदल देंगे, 3 20 हो जाएगा। प्लस दिया है तो प्लस को भाग में बदल देंगे। ये इतना लंबा चौड़ा समीकरण तैयार है। इसमें अब बॉडमस स्कीम लगाएंगे हम। देखिए यहाँ तक सही होगा सब कुछ। देखिए 13 3 39, यहाँ से 39 आ गया भाई, प्लस 4 9 36 इधर से आ गया, प्लस 10 3 30 इधर से, माइनस 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार में 5 चौका 20। अब ये इन तीनों को जोड़ दिए, 4 को माइनस कर दिए। देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं भाई। 39 36 कितना होगा, 75 होगा। 75 30 105, 105 में से 4 को हटा देंगे तो 101 आएगा। सिंपल सा ऑप्शन भी मिल गया, जो कि बी ऑप्शन। क्लियर हो गया भाई, एक ही लाइन में 3 लाइन में पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। तो साथियों फाइनली ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपके पेपर के लिए, जो हमेशा पेपर भाई पूछे ही जाते हैं। तो बताइए कि आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है आज के सेशन में, ईमानदारी के साथ आप सभी बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो साथियों डेली क्लास आएगी सुबह 8 बजे और एक शाम 7 बजे। तो आपको डेली क्लास करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेंगे। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।